बोलो क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? क्या था लास्ट टॉपिक? नेक्स्ट लिखना टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। बोर्ड नहीं दिख रहा? एक मिनट, बोर्ड नहीं दिख रहा सर, एक बार चेक कर लीजिए। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा बच्चों। ठीक है, अभी या तो लैपटॉप में नहीं दिख रहा है तो फोन में कैसे दिखेगा उनको? इसमें ही क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ अभी ठीक है, अभी आ रहा। यस सर। देखना क्या हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या? बताओ बताओ, सबको बताओ। अरे बोलो, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। हिंदी आता है ना तुमको? हाँ हाँ, क्या बता रहे थे? अरे कुछ तो बोल रहे थे। अरे बोलो, शर्मा गए यार तुम। इतना तो लड़कियां नहीं शर्माती हैं। बोलो बोलो बोलो। अरे बता दो। अच्छा तुम बताओ, ये बगल वाला क्या बोल रहा था? बताओ बताओ। सुने नहीं? अरे उतना बगल तो मेरा कैसे सुन ले, तो हम यहाँ से बोलते हैं तो देखो बहुत घनिष्ठ मित्रता है। वो सुने हो फिर भी नहीं बता रहे हो। बताओ क्या? तो फिर नहीं नहीं, बताने लायक ही चीजें क्लास में करी जाती है, ऐसा नहीं कि बिना बताने लायक। अब हम पढ़ाने लायक चीजें पढ़ाते हैं ना। कुछ और पढ़ाएं? बोलो, पढ़ा सकते हैं कुछ और? सिलेबस से बाहर की चीजें पढ़ा दें? हाँ तो क्लास में ऐसी बातें करो जो मतलब पूछ दे तो बता सको। अगर कोई जोक है, चुटकुला है, सब चलेगा। मतलब नॉनवेज आता है? चुटकुला आता है? आता है? अरे वो चिकन मछली की बात नहीं कर रहे हैं। अब बेचारा बस नॉनवेज ही सुना, आगे वाला तो सुना ही नहीं। चलो कोई नहीं, लिखो देयर आर टू टाइप, बैठ जाओ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे? क्या होता है यूनिफॉर्म के केस में? किसे बोलते हैं? एक ही डायरेक्शन में क्या होना चाहिए? हाँ, इंटेंसिटी ऑफ, देखो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
इज कांस्टेंट, क्या हो गया? इससे से पहले वाला क्लास ज्यादा बढ़िया चला गया क्या? बायोलॉजी और केमिस्ट्री अच्छा से पढ़ लिया? कुछ तो है, बताओ क्या है? बताओ तो, क्या हंस रहे हो? जो चाहिए दे पाओगे? जो चाहिए दे पाओगे? हाँ, तो वो पूछ रहे हो कि सर क्या चाहिए? चलो देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट एवरीवेयर. नेक्स्ट, नंबर 2, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. Direction of electric field is same. Direction of electric field is same at each and every point. Direction of electric field is same at each and every point. लिखना. Electric field lines are, third point, electric field lines are parallel and equidistant. Electric field lines are parallel and equidistant. Equidistant लिख लीजिए. डायग्राम ड्रॉ कर लो. अगर कोई रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वहां पे कुछ इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो. दो लाइंस के बीच में जो गैप होगा वो भी सेम होगा, और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, या फिर यहाँ पे इधर 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 कहीं भी चेक करोगे क्या होगा? डायरेक्शन और इंटेंसिटी सेम होगा, चेंज नहीं. ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई कैपेसिटर प्लेट. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन, लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बिटवीन parallel plate capacitor. ऐसे लिखना. Electric field produced between parallel plate capacitor. Electric field produced between parallel plate capacitor. जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, वो यूनिफॉर्म होता है. नेक्स्ट लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लिखना मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. Magnitude as well as direction of electric field is different at different points. एग्जाम्पल में लिख लो. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज. Electric field produced by point charge, comma 2 point charges. Electric field produced by point charge, comma electric field produced by 2 point charges, etc. देखो पॉइंट चार्ज और 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम हमने ड्रॉ करा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा. तो उस केस में क्या हो रहा था, अगर पॉइंट चार्ज ले रहे हो तो फील्ड लाइंस क्या होती थी? रेडियली आउटवर्ड होती थी.
बाहर की तरफ डाइवर्ज कर देते। इनके बीच का क्या हो रहा है, गैप बढ़ रहा है, इसके बीच का क्या हो रहा है, गैप डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ जो फील्ड लाइंस है वो कैसे हैं, पैरेलल नहीं है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट बोल सकते हो, ये स्ट्रेट है। और इस पॉइंट पे जाकर के देखोगे तो दो अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, अलग अलग होगा। डायरेक्शन में भी सेम हो सकता है, अगर यहाँ का चेक करो यहाँ का चेक करो तो डायरेक्शन सेम होता है, बट यहाँ का और इस पॉइंट का चेक करो तो डायरेक्शन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन भी अलग हो सकता है और मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है। या फिर अगर 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम ले रहे हो तो इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, और यहाँ पे भी अगर देख रहे हो तो ये कर्व, यहाँ पे कर्व बन रहा है। ठीक है, कर्व बन रहा है, इसके बीच का जो गैप है, फिर इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच का जो गैप है, ये सब अलग अलग होगा। डायरेक्शन भी हर पॉइंट पे वेरी करेगा, मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पे वेरी करेगा। तो ऐसे फील्ड को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेक्स्ट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। पॉइंट चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया, अगर पॉइंट चार्ज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो उसके लिए भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। और जब कॉम्बिनेशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें एक ऐसा कंडीशन मिला था जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस थे। ठीक है, जिसको सेपरेट करके हम रख रहे हैं, उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करा हमने तो पता चल रहा था इनफाइनाइट पे जीरो हो रहा है और बाकी सारे जगहों पे नॉन जीरो था। तो अगर पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस पॉइंट पे, तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले दो पॉइंट चार्ज लेंगे, एक माइनस क्यू दूसरा क्यू, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो कितना 2d है, अभी के लिए 2d डिस्टेंस ले रहा है। थोड़ा सा जो फॉर्मूला आएगा उसमें जो टर्म होगा वो बढ़िया दिखेगा, इसलिए 2d लग रहा है, नहीं तो d भी रख सकते थे। तो अगर किसी डाइपोल को स्पेसिफाई करना, किसी भी डाइपोल को स्पेसिफाई करना है तो क्या देगा तुमको, चार्ज देगा, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और उनके बीच का सेपरेशन देगा। ठीक है, अब इसके चलते क्या हो सकता है, अलग अलग पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे थे, डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, तो क्या आया था, नॉन जीरो आया था। तो वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, तुम्हारे लिए बस दो पॉइंट पे पता करना है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। ठीक है ना, एक को एक्सियल पॉइंट बोलते हैं और दूसरे को इक्वेटोरियल पॉइंट बोलते हैं। इसी दोनों पॉइंट पे हमें पता करना, और जनरल वाला बस फॉर्मूला लिखा देंगे, याद रखना, उसको डराइव वराइव करने का या समझने का जरूरत नहीं है, बस याद कर लेंगे। ठीक है, और इसको समझने के लिए जब हम डेरिवेशन कर रहे थे ना, या जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या आगे पोटेंशियल पढ़ेंगे, जब हम टर्म डेवलप कर रहे थे तो हमें एक ऐसा क्वांटिटी मिला था तो कांस्टेंट आ रहा था सब में, वो था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन। क्या था, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन जो था, वो सारे जितने भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज निकाला, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल हो गया, या फिर आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी हो गया, उन सब में कौन सा टर्म कांस्टेंट था, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, ये कांस्टेंट था। तो इसके लिए हमने एक अलग से फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। नाम सुने हो डाइपोल मोमेंट का, सुने हो, डाइपोल मोमेंट हमने डिफाइन करा क्योंकि ये कॉमन आ रहा था, सारे जो भी डेरिवेशन कर लो इन द केस ऑफ डाइपोल, ये टर्म कॉमन आ रहा था, इसलिए हमें एक नया टर्म जनरेट करना पड़ा, और उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। और डाइपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ठीक है, तो जब उसको डिफाइन किया गया ना, उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन किया गया, तो बोला गया कि उसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो किसी भी डाइपोल का अगर इंफॉर्मेशन देगा तो दो तरीके से दे सकता है, या तो तुमको क्यू दे देगा,
सेपरेशन दे देगा, या फिर सीधे डाइपोल मोमेंट दे देगा। डाइपोल मोमेंट को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है डाइपोल का, और ऊपर वाला भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है किसका, डाइपोल का। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे इसके डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट और ब्रैकेट में लिखना पी वेक्टर, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, इसमें लिखना it is a vector quantity, it is a vector quantity it is a vector quantity, point number 2 लिखना, magnitude of dipole moment, magnitude of dipole moment is equal to magnitude of dipole moment is equal to magnitude of one charge is equal to magnitude of one charge, magnitude of one charge is equal to magnitude of one charge into separation between charges, magnitude of one charge into separation of, separation क्या लिख रहे थे, हाँ separation between charges, separation between charges। यानी अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे p का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू सेपरेशन, p कितना होगा, q इनटू 2d। थर्ड पॉइंट लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट is taken from negative charge to positive charge, direction of dipole moment is taken from negative charge to positive charge। ठीक है, तो जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, p वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इधर की तरफ देखेगा ये। आप डिराइव करेंगे 2 पॉइंट पे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ए में ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। अगर कोई भी पॉइंट एक्सिस पे हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। ये इसका एक्सिस है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, इन बिटवीन भी कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना, मैं एक जनरल केस कैलकुलेट करेंगे। मान लो पॉइंट P है और इसी पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। अब ये जो पॉइंट P है ना, इस चार्ज से अलग डिस्टेंस पे है और यहां से भी अलग डिस्टेंस पे है। ये लिख सकते हो कि यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये मान लो कितना है, ये अभी लिखना नहीं, रुक जाओ, ये डिस्टेंस से है, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे रखो तो इस ए की वैल्यू चेंज होगी। तो हम डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो कहां से करेंगे, जो भी डिस्टेंस है किस चार्ज से मेजर करें, यहां से करें या यहां से करें, सेंटर से करते हैं। जो भी डाइपोल मोमेंट होता है उसमें सारे जो पॉइंट्स होंगे ना, उसको हम मेजर कहां से करेंगे, डिस्टेंस सेंटर से करेंगे। तो अगर ये सेंटर है तो पॉइंट P मान लेते हैं कितनी दूरी पे है, R पे, पहले R मान लेते हैं, नहीं A को हटा दिया है ना, हम R के टर्म में सब कुछ करेंगे। और R मेजर कहां से कर रहे हैं, सेंटर से कर रहे हैं। ठीक है ना, हमेशा R सेंटर से मेजर करते हैं।
और उसके बाद इससे डिस्टेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ डी एंड आर, फिर यहां से डिस्टेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना इस पॉइंट पे। तो अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ड्यू टू दिस चार्ज, डायरेक्शन किधर होगा, राइट या लेफ्ट, राइट। तो इसको लिख सकते हो ई क्यू पॉजिटिव। इस पॉइंट पे हमने देखा तो एक के चलते इसके चलते है राइट, इसके चलते किधर आएगा, लेफ्ट। मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस अलग है। तो अगर ई नेगेटिव लिख रहे हो, ई क्यू नेगेटिव, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। तो अगर ईपी कैलकुलेट करोगे, ईपी कितना होगा, ई क्यू प्लस माइनस ई क्यू माइनस, ऐसे लिख सकते हो। इस डायरेक्शन को हम प्लस ले रहे हैं, उल्टा वाला डायरेक्शन को माइनस ले रहे हैं, तो ये प्लस माइनस ई क्यू नेगेटिव। ठीक है, अब ऊपर वेक्टर देने का जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्शन हमने इधर ही कैलकुलेट कर लिया। अगर इधर वेक्टर देना होता तो फिर आईजे के मानते, उस तरीके से लिखते, तो वो मानने की जरूरत है नहीं क्योंकि इधर ही हमने फिगर में ही सॉल्व कर लिया कि किसका डायरेक्शन किधर होगा। अब वैल्यू पुट कर दो, ई क्यू प्लस कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाई कितना होगा, आर माइनस डी होल स्क्वायर। ठीक है, ये टोटल आर है, ये डी घटा लेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा जिसको मैंने पहले ए माना था, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, और एक बार अगर डायरेक्शन कैलकुलेट कर लिया ना तो गलती इधर मत करना कि फिर से सर नेगेटिव रख देंगे चार्ज और नेगेटिव नेगेटिव इसको प्लस करके जोड़ देंगे। कोई एक कंसिडरेशन करना होता है, या तो साइन ले लो और नहीं तो फिगर से डायरेक्शन निकाल लो। साइन लोगे तो फिगर से डायरेक्शन नहीं पूछोगे, और अगर फिगर से डायरेक्शन पूछ लोगे तो फिर साइन दिमाग से हटा दोगे। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, कॉमन क्या आएगा, के क्यू कॉमन आ जाएगा, इधर आएगा 4 आर इंटू डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अगर ई पॉइंट पी पे देखोगे, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके आगे जो वैल्यू आएगा वो याद रखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में स्मॉल डाइपोल है। स्मॉल डाइपोल के लिए अभी क्राइटेरिया बताएंगे क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो इसमें मैंने बोला था कि एक टर्म है ना, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे एक टर्म कांस्टेंट आएगा, कौन सा, Q इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2D, इसमें से 2 निकाल सकते हो। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो होगा 2K 2Q इंटू डी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ईपी अगर निकाल रहे हो, ईपी कितना होगा, 2K T डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब ये मैग्नीट्यूड देगा, यहां से तुमको सीधे क्या पता चला, मैग्नीट्यूड, और जो मैंने डायग्राम बताया था उससे क्या पता चल रहा है, डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि जो पॉइंट मैंने यहाँ ड्रॉ करा था, ये ई क्यू प्लस की जो वैल्यू थी वो ज्यादा थी, इसकी वैल्यू क्या थी, छोटी थी, इसका वैल्यू ज्यादा था, इसका वैल्यू कम था। अगर कैलकुलेट करोगे तो नेट जो आएगा वो किधर की तरफ डायरेक्टेड होगा, इधर की तरफ। अगर ईपी कैलकुलेट करोगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पे किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट, राइट की तरफ। अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है ना, यही डायरेक्शन यहाँ पी का था, जो डायरेक्शन ईपी का है वही डायरेक्शन इधर किसका था, पी का था। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, कौन सा, ऊपर आर, हाँ आर लिख लो। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, ईपी वेक्टर इज इक्वल टू 2k p वेक्टर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस स्क्वायर। पी को किस फॉर्म में लिख रहा है, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है ना, ये डायरेक्शन भी बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किधर होगा, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी बता देगा।
अब यहाँ पे एक स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है? व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D, इसको बोलते हैं स्मॉल डाइपोल। जब R की वैल्यू जो है वो सेपरेशन से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए। व्हेन R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन व्हाट? D, तो E जो आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? KP वेक्टर डिवाइडेड बाई R क्यूब और 2 इधर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। और पॉइंट कौन था? एक्सियल पॉइंट। जब ये बहुत छोटा है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करोगे मतलब ये 0 हो गया, तो ये स्क्वायर बार था, इसको R4 कर देगा, एक R ऊपर बैठा हुआ, R क्यूब बचेगा। नेक्स्ट लिखेंगे एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो अगर एक लाइन खींचते हैं जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर दो, क्या होगा? अगर एक लाइन खींचोगे जो एक्सिस के क्या हो? परपेंडिकुलर हो और सेंटर से पास कर रहा है, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल एक्सिस। क्या बोलते हैं उसको? इक्वेटोरियल एक्सिस। और उस एक्सिस पे, उस इक्वेटोरियल एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। जैसे हमारे पास ये माइनस क्यू था और इसको कनेक्ट करा किससे? हमने प्लस क्यू से। ये इसका इक्वेटोरियल एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हो P, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? उसका डायरेक्शन किधर होगा? अगेन जो ये डिस्टेंस है हम कितना ले रहे हैं? 2D ही लेंगे। और इस पॉइंट का डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करेंगे? इस चार्ज से, इस चार्ज से, या फिर सेंटर से? सेंटर से मेजर करते हैं। मान लो अगेन ये डिस्टेंस जो है ये R के बराबर है। हमेशा जो डिस्टेंस मेजर करेंगे पॉइंट का वो सेंटर से करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। उसके लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए और इस साथ ही साथ ये वाला डिस्टेंस चाहिए। ये दोनों डिस्टेंस पता चल जाएगा, दोनों के चलते अलग अलग इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे? ऐड कर देंगे डायरेक्शन को ध्यान रखते हुए। चलो अब समझते हैं क्या हो रहा है। देखो इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? इसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस लाइन के अलोंग ये होगा, या तो बाहर या तो अंदर की तरफ, यही पॉसिबिलिटी है। तो ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है क्या होता है? टुवर्ड्स द चार्ज। टुवर्ड्स द चार्ज मतलब ये डायरेक्शन, ये तुम्हारा E है। अब सोचते हैं इसके लिए, इसके चलते क्या होगा? अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज मतलब इसी लाइन पे इधर की तरफ, ये E माइनस और ये E प्लस। अगेन हमने डायरेक्शन अगर कंसीडर कर लिया तो फिर जब मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे तो चार्ज का साइन पुट नहीं करेंगे। हमने डायरेक्शन इधर से ही देख लिया ना, तो जब हम ओवरऑल कैलकुलेट कर रहे होंगे मैग्नीट्यूड तो अब साइन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता क्या है ना, यहां से भी डिस्टेंस और यहां से भी डिस्टेंस सेम होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं भी रखोगे तो प्लस क्यू से और माइनस क्यू से जो डिस्टेंस होगा पॉइंट का वो क्या होगा? सेम होगा। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड दोनों क्या होगा? सेम है। इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन क्या है? डायरेक्शन अलग अलग है। तो अगर मान लो ये थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, इसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल।
ये जो ऊपर वाला है इसका एक कंपोनेंट किधर, हॉरिजॉन्टल, और इसका भी एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। दूसरी चीज क्या है कि इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल जो कि किधर की तरफ देख रहा है, ऊपर की तरफ, और इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल जो किधर देख रहा है, नीचे की तरफ। तो इसका जो कंपोनेंट है ना वर्टिकल वाला, और इसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाला, एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो अगर ये वर्टिकल कंपोनेंट गायब हो गया तो इधर बचेगा क्या, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो वैल्यू होगी वो होगी 2e cos थीटा। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। वर्टिकल क्यों गायब हो गया समझ में आ रहा है ना, एक तो मैग्नीट्यूड सेम है, और ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इधर साइन कंपोनेंट और इधर भी साइन कंपोनेंट, साइन साइन एक दूसरे को खा गया, ठीक है। तो जो ईपी की वैल्यू होगी, ईपी कितना होगा, 2e cos थीटा। और सवाल में थीटा दिया नहीं होगा, हमने माना है, तो इस थीटा को रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ आर एंड डी। अब ई निकालना काम है तुम्हारा, ई के लिए ये गैप चाहिए, ये जो डिस्टेंस है। तो अगर यहां से लिखोगे तो ये होगा 2, ई के लिए क्या लिख सकते हो, के क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये आर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये हाइपोटेनस है, कितना होगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और हम इसका स्क्वायर करते हैं, जो भी डिस्टेंस होता है उसका क्या लिखते हैं, स्क्वायर। तो ई का काम खत्म, भाई कॉस बचा हुआ, कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो कॉस थीटा ना, अगेन इस ट्राइंगल में जाओगे तो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, कॉस थीटा क्या होता है, हाँ, तो इसको लिखोगे तो ये होगा 2 इंटू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी को रिप्लेस कर दिए जो भी नॉन टर्म है उसमें, इसका जरूरत पड़ेगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, ईपी का वैल्यू देखो, इधर से क्यू डी और 2 मल्टीप्लाई करोगे, क्यू डी और 2 तो किस क्या हो जाएगा, पी, यानी के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। अगेन ये रिजल्ट हमें याद नहीं रखना है, क्योंकि ये किसी भी डाइपोल के लिए यूज हो सकता है, हमें पढ़ना है स्मॉल डाइपोल के लिए। और स्मॉल डाइपोल में क्या होता है, स्मॉल डाइपोल में आर की वैल्यू डी से बहुत ज्यादा होती है, तो इस केस में भी क्या होगा, ये वाला जो टर्म है ये खत्म हो जाएगा। तो अगेन इसके नीचे लिख लो, कि पहले इसका वेक्टर फॉर्म देख लिया, वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म मतलब डायरेक्शन भी आना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन बताता कौन है, पी बताता है, ध्यान से देखो इधर, इधर जो डायरेक्शन है ये किधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ, और जो पी वेक्टर है वो किधर है, राइट की तरफ। जो पी वेक्टर है वो राइट की तरफ है और ई किधर है, लेफ्ट की तरफ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, माइनस ऑफ के पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई गलती है, क्या करें ना कि जो पी है उसमें नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव को फिर बाहर कर लिया। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, और ये बता रहा है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट इक्वेटोरियल पॉइंट उसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, किससे, डाइपोल मोमेंट वेक्टर से। और होना भी चाहिए, जैसे इस इधर अंदर कहीं भी चेक करोगे, इस पॉइंट पे कहीं भी चेक करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, फ्रॉम प्लस टू माइनस। इस अंदर में कहीं भी चेक करोगे तो क्या होगा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन होगा इधर से इधर। इधर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करोगे ना तो उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आएगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, ऊपर जाते जाते धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है। जो डायग्राम ड्रॉ करे थे उसमें डेंसिटी जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हो डेंसिटी घटते जाता है। अब स्पेशल केस क्या है तुम्हारा, स्पेशल केस है आर एस वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, मतलब अगेन स्मॉल डाइपोल।
स्मॉल डाइपोल के केस में जो ईपी होगा दैट विल बी माइनस केपी वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और यह है इक्वेटोरियल पॉइंट। एसी बंद कर दिया क्या? चालू कर दो 5 मिनट के लिए। हो गया? तो डायरेक्शन याद रखेंगे कि इक्वेटोरियल का क्या हो गया, एक्सियल का क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी याद रखेंगे। और फिर अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो एक चीज मिलता है। क्या मिलता है? कि अगर P और R की वैल्यू कांस्टेंट रखते हो, क्या क्या कांस्टेंट रहते हो? K तो कांस्टेंट है, इसके साथ कुछ कर नहीं सकते हो। P और R की वैल्यू कांस्टेंट रखोगे तो एक्सियल और इक्वेटोरियल पे जो पॉइंट है ना, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसका रिलेशन मिलता है। तो रिलेशन क्या मिल रहा है तुमको? कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है एक्सियल पॉइंट पे वो दोगुना है किससे? इक्वेटोरियल पॉइंट से। नोट में लिख लो। नोट में 2 चीजें लिखेंगे तो नोट को इसको नंबर 1 कर दो। लिखना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल at axial point is twice the equatorial point। हो गया? पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट कहने का मतलब है अगर एक्सियल नहीं हो या फिर इक्वेटोरियल नहीं हो। एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं हो तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब देखो एक्सियल इक्वेटोरियल कहने का मतलब है कि ये माइनस क्यू था और इधर प्लस क्यू था। तो अगर इधर कहीं लेते हो एक्सियल, इधर कहीं लेते हो इक्वेटोरियल, उसके लिए फॉर्मूला है। अगर इधर कहीं दे दिया तो कह रहे कि इस पॉइंट पे निकालो, तो इस पॉइंट पे जब निकालने को देगा ना तो तुमको 2 इंफॉर्मेशन देगा। एक तो ये डिस्टेंस r और साथ ही साथ ये एंगल थीटा। मतलब इसकी प्रॉपर्टी कैसे बताएगा वो? r और थीटा दे करके। यानी जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए वो किसके टर्म में आना चाहिए? इस r के टर्म में और इस थीटा के टर्म में। उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, किसी को याद है? ईपी कितना हो जाएगा? केपी बाई आर क्यूब रूट ओवर 1+3 cos थीटा। ठीक है? अब यहां से ना तुमको क्या पता चलेगा? मैग्नीट्यूड पता चलेगा। यहां से क्या पता चल रहा है? मैग्नीट्यूड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में बस मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलता, हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। तो डायरेक्शन बताते हैं हम इसी लाइन के। मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही इस डायरेक्शन में आ गया, ईपी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस लाइन से एक एंगल के साथ, और रिलेशन होता है tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। थीटा तुमको देगा, tan उसका निकाल लो, डिवाइड कर दो 2 से, वहां से tan अल्फा हो जाएगा। पुट करके देख लो कि क्या ये एक्सियल और इक्वेटोरियल को जस्टिफाई कर रहा है। अगर इसमें थीटा 0 पुट करोगे, थीटा 0 मतलब कौन सा पॉइंट? एक्सियल। ठीक है ना? थीटा 0 मतलब एक्सियल पॉइंट। जैसे ही थीटा 0 करोगे ये कितना हो जाएगा? 1। cos 0 कितना होगा? 1। 3 + 1 कितना? 4। √4 बाहर आएगा कितना?
2 था 2 kp, और अगर थीटा 90 डिग्री होगा, 90 मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट, और इक्वेटोरियल पे ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, √1 की वैल्यू 1। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला भूल गए हो ना, अगर ऑप्शन में दे दिया कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो फिर जस्टिफाई कर सकते हो खुद से भी, क्योंकि इक्वेटोरियल और एक्सियल का तो याद ही रखना है, वो तो बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि फिर बाद में डेराइव नहीं कर पाओगे, अगर एग्जाम में पूछ दिया तो टाइम मिलता है बहुत ज्यादा। लोगों को देखते हैं, अगर कोई डाउट प्रॉब्लम होगा तो करेंगे। चलो, नहीं मिल रहा है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखना। नेक्स्ट लिखो, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए डाइपोल केप्ट इन, हेडिंग है ये, केप्ट इन, टॉर्क ऑन ए डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो थ्री कॉस थीटा लिखवाया था क्या, उसमें थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ जो टर्म लिखवाया था ना कॉस थीटा, वो स्क्वायर होता है, वो चेंज कर लेना, कर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। किसी को याद नहीं था क्या? बोले थे तो तेज बोलो ना, एक तो कान में ईयरफोन लगाए हैं, वो इससे ही बंद हो जाता है कान। वो सब कोई चेंज कर लेना, जो रूट के अंदर टर्म था वो 1+3 कॉस स्क्वायर होता है। हाँ, अब चलो, अब देखते हैं डाइपोल को अगर किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब किसी और चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, और उसका नेचर कैसा है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हर जगह जो डायरेक्शन होगा और इंटेंसिटी वो क्या होगा, सेम होगा। अब इसमें एक डाइपोल उठाए यहाँ पे रख दिए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, अगर डाइपोल यहाँ पे उठा करके रख रहे हो तो वो फोर्स फील करेगा, क्योंकि चार्ज है। एक सिंगल चार्ज यहाँ पे रखते तो उसका मोशन किधर होता, इधर की तरफ। अगर एक चार्ज उठाते प्लस चार्ज यहाँ पे रख देते तो किधर मूव करता, इधर की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज रखते तो किधर मूव होता, इधर की तरफ, क्योंकि इस पे जो फोर्स लगता है ना नेगेटिव वाले को, किधर लगता है, इधर। अगर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है Q इंटू ई, और नेगेटिव होता तो जैसे -E वेक्टर, यानी अगर E पॉजिटिव की तरफ है तो फोर्स किधर होगा, नेगेटिव की तरफ। तो हमने चार्ज नहीं रखा, हमने क्या रखा, डाइपोल रख दिया, एक डाइपोल उठा के यहाँ पे रख दिया ऐसा, +Q और इधर -Q। चलो समझो, इस पे जो नेट फोर्स लगे हो कितना होगा, नेट फोर्स 0 होगा। नेट फोर्स, क्या कर रहे हो, बड़े परेशान लग रहे, ठंड लग रहा है, कहाँ ठंड लग रहा है यार, पता ही नहीं चल रहा कि एसी चल रहा है। हाँ? कुछ ज्यादा ही ठंडे हो, अंडा अंडा नहीं खाते हो क्या, हैं अंडा खाते हो कि नहीं, खाए करो एकदम दबा करके 3-4 अंडे, या और कुछ कर सकते हो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, गर्मी रहेगा। ये तो एसी चल रहा है यार, वो 26 पे फिर भी परेशान हो।
चलो देखो इस पे क्या हो रहा है ना, अगर इस पे फोर्स देखोगे, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की तरफ। अगर फोर्स देखोगे पॉजिटिव तो कितना होगा, Q इंटू ई, डायरेक्शन की तरफ, राइट की तरफ। और अगर इस पे कैलकुलेट करोगे तो जो फोर्स होगा किधर लगेगा, F नेगेटिव, मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अगेन यहाँ पे फिर माइनस रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्शन दिखा दिया। तो पॉइंट नंबर 1 देखोगे, नेट फोर्स जो है कितना होगा, F प्लस प्लस F माइनस, जो कि 0 होगा। हो गया। अब नेट फोर्स तो 0 हो गया तो फोर्स की बात करेंगे नहीं, हमें यहाँ बात किसका करना है, टॉर्क का, ठीक है ना। और यहाँ जो टॉर्क का नेचर है ना, जिस टाइप का टॉर्क यहाँ पे है, टॉर्क का एक स्पेशल नाम है जिसको कपल बोलते हैं। रोटेशन में पढ़ाए थे कि अगर किसी बॉडी पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं जिसका डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, जैसे इधर 10 न्यूटन और इधर 10 न्यूटन लग रहा है, ठीक है। ये एक बॉडी है, इस पे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस लग रहे हैं और उन दोनों फोर्सेस के बीच में एक सेपरेशन है, गैप होना चाहिए। मान लो ये गैप कितना है, तो टॉर्क हम कैसे डिफाइन करते थे, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स इनटू सेपरेशन, मतलब 10 इंटू डी, ठीक है ना। टॉर्क जनरली हम निकालते क्या है, टॉर्क होता है F इंटू आर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि किसी भी पॉइंट के अबाउट तुम निकाल सकते हो। कपल की खूबसूरती है ना कि यहाँ पे पॉइंट हमें फिक्स नहीं करना होता। क्या करना होता है, तुम अगर यहाँ पॉइंट लोगे ना तो भी टॉर्क की वैल्यू इतना ही आएगी, यहाँ पॉइंट लोगे तो भी इतना ही आएगा, अगर इधर पॉइंट लोगे तो भी टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी, इतना ही आएगा। किसी भी पॉइंट के अबाउट कपल के चलते जो टॉर्क आता है वो क्या होता है, सेम होता है, वो चेंज ही नहीं होता है। चेक करके देख लो, या पढ़ाए होंगे जब रोटेशन, तो उसमें बताए होंगे। जैसे ये यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 10 और इधर फोर्स लग रहा है कितना 10, इसके बीच का सेपरेशन कितना है 5 मीटर है। अब अगर टॉर्क निकालना, मैंने बोल दिया कितना वैल्यू है 50 होगा, न्यूटन मीटर होना चाहिए टॉर्क। देख लेते हैं, मान लो इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट डिफाइन नहीं करते हैं, और कहीं टॉर्क हमने जब बताया ना तो क्या हो गया तुम लोग को, अरे बड़े क्या क्या नहीं, अब बिना पूछे मानेंगे नहीं, बताएं, बता दो नहीं तो फिर भगा देंगे। हाँ बोलो, क्या क्या ऐसी क्या बातें चल रही है, हाँ? शादी उदी होने वाला है क्या, नहीं होगा ना, अभी करना भी बात, नहीं तो फिर कष्ट हो जाएगा जिंदगी में, क्योंकि एक तो खा नहीं पा रहे हो, अभी बाबूजी पे हो। ऐसा कौन सा ऐसा बात है जो बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, सवेरे सवेरे कुछ देखे हो, अरे मतलब जब उठे हो तभी कुछ देखे हो, हाँ फिर, अरे कुछ तो है ना मुस्कान का राज, कुछ तो होगा ना, सीक्रेट बिहाइंड द स्माइल, बोलो 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 क्या क्या है। अरे सबको नहीं बताना, हम ही को बता दो, हम कुछ भी ले सकते हैं, उसमें परेशानी नहीं है, कुछ भी दिमाग में नॉर्मली लगता है, बोलो बोलो। अरे तो ऐसे बिना, फिर तो पागल खाने जाना पड़ेगा। जो बिना किसी रीजन का मुस्कुराता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ? नहीं है ना, हाँ तो कुछ बात होगा पक्का, हाँ कारण होने से बताओ, किसको, इसको, हाँ बताओ 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 बताओ, नहीं तो फिर हम बायो सर को बता देंगे, वो बड़े परेशान करते हैं। हम कुछ नहीं करते हैं, हम खाली बायो सर को बता देते हैं, और वो जब किसी स्टूडेंट को टारगेट करते हैं ना तो पूरा साल बर्बाद हो जाता है। हाँ लास्ट ईयर भी हम करते थे, उनको बता देते कि सर ये जो बच्चा है ना बहुत स्माइल करता है क्लास में, तो फिर वो हंसना, मतलब सपने में भी नहीं हंसोगे, सपने में ऐसे हंस रहे होगे ना तो या बायो सर याद आ जाएंगे, वो सपने में पहुंच के मारते हैं। बोलो
अरे बता दो बताओ कारण बताओ, क्या चक्कर है? हैं? अरे कुछ तो है, जब देख रहे हैं मुस्कुरा रहे हो कुछ तो है। तुमको पता है? तुमको पता है? हैं? इसको पता है? नहीं, अब नहीं बताओगे तो हम आगे पढ़ाएंगे ही नहीं। हमको जानना है, हमको इच्छा है जानने की। हम नहीं मानेंगे, अब नहीं। ऑनलाइन वाले जा सकते हो, कितना टाइम हो गया? 3 बज रहा है, जा सकते हो, बोलो। हैं? देखिए सर, बंदी कर लिया वो। नहीं बताओगे? बोलो बोलो। बुलाया बायो सर को? बायो सर को बुलाया? हम यहीं पे बैठेंगे, मुस्कुराओ। बताओ 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 बताओ। अरे कुछ तो था यार। नहीं, पूरा क्लास मुस्कुरा रहे हो, ऐसे अगर छोटा सा बात होता तो पूरा क्लास नहीं मुस्कुराते। कुछ तो है, तुम्हें भी नहीं पता? अच्छा, यही दोनों जानते हैं? कुछ ज्यादा ही घनिष्ठता है। सोते भी एक जगह होंगे। एक ही तो बेड है। वही दिक्कत है यार, कुछ कह नहीं सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया लोगों को। अरे हो गया चलो। क्या बता रहे थे? हाँ, इसके बारे में देखो, ये जो टॉर्क है ना, इसकी वैल्यू किसी भी एक्सिस के अबाउट लो क्या होगा? सेम होगा। एक्सिस चाहे इधर हो या फिर इधर हो कैसे? मान लो ये डिस्टेंस कितना ए है, हमने एक्सिस कहा लिया, इस पॉइंट पे लिया। यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस ए है, तो यहां से अगर इस पॉइंट के लिए टॉर्क निकालोगे, इस फोर्स के लिए टॉर्क निकालोगे तो कितना होगा? 10 इंटू ए। डायरेक्शन कैसा है? काउंटर या क्लॉकवाइज? अरे ये किधर जाएगा? काउंटर क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव। इसके चलते देखोगे तो इसके चलते आएगा 10 इंटू ए प्लस 5। इसका डायरेक्शन किधर है? क्लॉकवाइज, तो ये प्लस। तो सिंप्लीफाई करूं तो ये जो टर्म आ रहा था ना, ये वाला क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 10 इंटू 50, जिससे वैल्यू कितना आएगा? 50 आएगा। अगर यही एक्सिस इधर भी लेते सेम चीज होता, क्योंकि ये वैल्यू अगर ए ले रहे हो तो इसको लिख सकते हो 5 माइनस ए, फिर ये माइनस ए जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कपल का सबसे मस्त चीज ये है कि उसकी टॉर्क की वैल्यू बदलती ही नहीं है, एक्सिस कहीं भी ले लो, ठीक है, एक्सिस फिक्स नहीं होता है। सेम सिनेरियो यहाँ पे जनरेट हो रहा है। ये पूरा एक बॉडी है, ये एक पूरा डाइपोल है, जैसे HCl हो गया। HCl क्या है? डाइपोल है, क्योंकि दोनों पे H पे और Cl पे जो चार्ज होता है क्या होता है? सेम होता है। तो ये जो पूरा बॉडी है ना, ये पूरे बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है। दोनों फोर्स क्या है? पैरेलल है, और उनके बीच का एक सेपरेशन है, ये सेपरेशन, और इसको बोलते हैं इफेक्टिव सेपरेशन। इसको क्या बोलेंगे? इफेक्टिव सेपरेशन, जिसको डिनोट किससे करते हैं? डी से। तो अगर टॉर्क निकालोगे, नेट टॉर्क, पॉइंट नंबर 2 है ये, नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल कितना होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव सेपरेशन, F इंटू डी। और फोर्स की वैल्यू कितनी है? फोर्स की वैल्यू कितनी है? देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है? क्यू इंटू कितना? ई, और इंटू डी। लिख सकते हो ऐसे। तो ये तुम्हारा, इसको याद नहीं रखना, अभी इससे आगे जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना। देखो, अब ये जो इफेक्टिव सेपरेशन है ना, इस जो डी टर्म हमने लिखा है, ये कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड होगा। ये जो इफेक्टिव सेपरेशन है डी, वो इससे रिलेट कर सकते हो। अगर ये एंगल थीटा, तो यहाँ एक ट्राइंगल बन रहा। ट्राइंगल क्या बता रहा है? ये एंगल अगर थीटा है, ये इफेक्टिव सेपरेशन डी है, तो इसका लेंथ कितना होगा? या फिर अगर ये दिया होगा तो इधर निकाल सकते हो। तो मान लो हमें ये दिया हुआ है ए के बराबर, ये कितना दिया हुआ है? ए। तो यहां से लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू हाउ मच? डी बाई
ए, सो एक डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा। उसको आराम से यहाँ पे पुट कर सकते हो। कॉस टर्म आ रहा है कि साइन आएगा यार, अजीब हो तुम लोग। अरे ये परपेंडिकुलर है ना यार एंगल, ये डी परपेंडिकुलर है। आग बंद करके छापे जा रहे हैं। तो डी को किससे रिप्लेस कर सकते हो, ए साइन थीटा से। और ए को अगर क्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को किससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी में। ए को अगर किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए को मल्टीप्लाई कर दो क्यू से, क्योंकि ए यहाँ जो क्या क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज है। ये इफेक्टिव सेपरेशन नहीं है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा पीई साइन थीटा, यानी टॉर्क का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और यहाँ थीटा क्या है, थीटा क्या है, देखो थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। क्योंकि ये जो एंगल है ना, देखो ये हॉरिजॉन्टल से लिए हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन है, और ये इससे ये इस लाइन के अलोंग कौन है, पी वेक्टर। तो जो थीटा है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, पी डाइपोल मोमेंट, ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस वैल्यू को हमेशा याद रखोगे कि जो भी टॉर्क होगा उसकी वैल्यू पी साइन थीटा होगी, और ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं करेगा। एंगल चेंज करोगे तो ही चेंज होगा। अब देखो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। टॉर्क क्या होता है, वेक्टर। अभी तक हमने क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे डायरेक्शन, फोर्स से पूछ लो ना, फोर्स बता देगा डायरेक्शन कैसे आएगा। देखो ये जो फोर्स था इधर लग रहा था Q इंटू ई, ये जो फोर्स था इधर लग रहा था Q इंटू ई। कोई भी पॉइंट लोगे तो ये जो दोनों फोर्स है, जैसे अगर यहाँ पे कोई पॉइंट ले रहे हो तो ये किधर रोटेट करने की कोशिश करेगा, इधर की तरफ। और ये किधर रोटेट करेगा, अरे कैसे, अगर यहाँ पे ले रहे हो तो ये कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। ये कैसे रोटेट करेगा, दोनों काम क्लॉकवाइज है। अगर मिडिल में कोई पॉइंट लोगे ना, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई पॉइंट लोगे तो दोनों का जो सेंस आएगा वो सेम आएगा, ये भी क्लॉकवाइज और ये भी क्लॉकवाइज। अगर इधर पॉइंट लोगे या इधर पॉइंट लोगे तब सेंस अलग अलग होता है। अगर बाहर कोई पॉइंट लोगे तब सेंस अलग होगा। मैंने जो पॉइंट लिया कहां से लिया, अंदर से। तो देखो अगर अंदर ले रहा है तो ये इधर रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट करेगा, यानी अभी जो डायरेक्शन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है। तो जो फिगर हमने बनाया उसके अकॉर्डिंग अगर टॉर्क लिखना चाहोगे तो टॉर्क कैसे लिख सकते हो, टॉर्क इक्वल्स टू P इंटू ई साइन थीटा, और हमारे फिगर के अकॉर्डिंग क्लॉकवाइज। अब यही हमारा ही फिगर नहीं रख लोगे, वो जनरलाइज टर्म हम अभी कैलकुलेट करेंगे। हमारे फिगर के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हो, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P साइन थीटा, और डायरेक्शन बता रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है। अब समझो, वेक्टर में हमने पढ़ा था कि जब ये मैग्नीट्यूड होता है तो कहीं ना कहीं क्रॉस प्रोडक्ट आया होगा। वेक्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो क्या आता था, ए बी साइन थीटा। ठीक है, मतलब ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ये मैग्नीट्यूड आता था। सेम सीनरी यहां भी है, पी क्या है, वेक्टर है, ई क्या है, साइन थीटा। यानी पी और ई में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा पक्का। पी और ई में क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट की दो पॉसिबिलिटी है, या तो पी क्रॉस ई हो सकता है, या फिर ई क्रॉस पी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है ना। क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, पी क्रॉस ई, और या फिर ई क्रॉस पी भी पॉसिबिलिटी है। जब हमने डिराइव करा तो हमें ये टर्म मिला, ये टर्म मिलते ही हमें पता चला कि ये सिचुएशन हो सकता है इन दोनों में से कोई भी। तब दोनों में से वैलिड कौन होगा कैसे पता करेंगे, हाँ जहां से भी इन दोनों के प्रोडक्ट से ये चीज आएगा,
ठीक है ना। जैसे ही अगर P क्रॉस E करा क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगा, ये सही है। अगर ये करा ये सही है तो फिर नीचे वाला सही है। तो कैसे पता करेंगे? देखो P था इधर, E का जो डायरेक्शन था क्या था? ये। और ये किसका डायरेक्शन है? E का डायरेक्शन है। P पे अगर हाथ रख रहे हो, P पे हाथ रखोगे, कर्ल किधर करोगे? E की तरफ। तो किधर जा रहा था हम? अंदर की तरफ। अंदर मतलब क्या होता है? क्रॉस या डॉट, ये सब पता है ना, क्रॉस। ठीक है। अब देखो क्रॉस होने का मतलब है, देखो फिंगर में किधर कर्ल कर रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन? फिंगर किधर कर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किसको सेटिस्फाई कर रहा है? यानी सही कौन सा है? तो यानी जो ऊपर वाला इक्वेशन है जो हमने ऐसे लिखा हुआ है, इसको इन जनरल कर सकते हो कि जो टाउ होगा वो होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। और ये हमारे ही सिचुएशन में नहीं, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब अगर पी इधर दिया हुआ है, ई इधर दिया हुआ है, तो ये थीटा दिया होगा, ये पुट करो, आंसर आ जाएगा। इस ऊपर वाले को नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर वाला क्या है? स्पेशल केस है, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ करा था। ये कब अप्लाई होगा? कभी भी अप्लाई हो जाएगा। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.